ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या होता है, जर्मनी जो है या सेंट्रल पावर जो है वो हार जाते हैं। अब देखो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फिनिश हो गया ना, तो एक ट्रीटी हो जाती है, एक महादा हो जाता है, जिस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। एक्चुअली ये चीजें मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में। तो एक ट्रीटी हो जाती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के फिनिश होने के बाद, एक ट्रीटी हो जाती है जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल जो है ना, वर्सेल्स एक जगह है, कहाँ है, फ्रांस के अंदर। वहां पे ही एक ट्रीटी हो जाती है अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के दरमियान। वॉर तो खत्म हो गया, जर्मनी को तो हार मिल गई, अब एक ट्रीटी हो जाएगी, अब एक एग्रीमेंट हो जाएगा, एक महादा हो जाएगा। देखें, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आपको याद रखना है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जर्मनी को बोला गया कि आप सारा कसूर जो है ये आपको चढ़ता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपने ही स्टार्ट किया, जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हुए उनकी जो भी इकोनॉमी यूज होगी वो आप लोगों की वजह से हुई। तो इसीलिए आपको क्या किया जाएगा, आपको वॉर गिल्ट बोला जाएगा। और उनको बोला गया वॉर गिल्ट, यानी कि जो भी गुनाह था वो सिर्फ सर किन के सर चढ़ा, वो जर्मनी के सर चढ़ा। ठीक है, इसलिए उनको बोला, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जर्मनी वाज बीइंग वी कैन से they were considered as the war guilt and they were told as you have to pay war reparations। उनको बोला गया आपको war reparations पे करने हैं। war reparations का मतलब होता है जो वॉर में खर्चा आया, जो कंट्रीज को नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली क्राइसिस आ गई कंट्रीज को, जो भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्वॉल्व थे, तो वो सारा नुकसान जो वो आपको भरना है। और कितना भरना है, 6 बिलियन यूरोज भरने हैं। 6 बिलियन यूरोज बहुत कुछ होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो 6 बिलियन यूरोज जो थे वॉर रिप्रेशंस किन के सर चढ़ाया गया, जर्मनी के सर चढ़ाया गया। उनको बोला गया कि आपको पे करना है। ठीक है, तो इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत क्या देखने को मिला कि जर्मनी, एक तो जर्मनी को हार मिल गई, ऊपर से वॉर गिल्ट उनको बोला गया कि आपकी वजह से ही वॉर हो गया, नुकसान आपकी वजह से सारा कुछ हो गया। ऊपर से उनको बोला गया वॉर रिप्रेशंस आपको पे करने 6 बिलियन यूरोज। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनके पास इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थे वो उनसे छीन लिए गए। खासतौर से मैं आपको एक जगह का नाम बताऊं जो रशिया की एक जो जर्मनी की एक इंपॉर्टेंट जगह है, उस जगह को कहते हैं राइनलैंड। राइनलैंड एक ऐसी जगह है जर्मनी के वेस्ट जर्मनी में जो कि एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्टाइल लैंड है वहां पे। ठीक है, तो वो जगह जो है वो किसने खा ली, वो फ्रांस ने खा ली उसको। ठीक है, तो मतलब जगह भी, टेरिटरीज भी उनसे छीने जा रहे हैं। और उससे पहले जो टेरिटरीज वहां पे जो मोनार्क्स थे, जो उन्होंने कॉन्कर किए हुए थे, वो भी उनसे छीन लिए गए। ठीक है, तो वॉर रिप्रेशन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अब क्या हुआ, अब आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर, हाँ एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी की तरफ से हिटलर भी लड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त वो नून फिगर नहीं थे। ये याद रखना है आपको, उस वक्त वो नून फिगर नहीं थे, एज अ सोल्जर थे उस वक्त। ठीक है, और वो कैसे आए थे जर्मनी की आर्मी में, हालांकि वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, फिर वो जर्मनी की आर्मी में कैसे आए थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कभी कभार मतलब हो गया उसकी सिलेक्शन जर्मनी की आर्मी में। ठीक है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता था, लेकिन वो मतलब उसके अंदर जो जज्बा था, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे हिटलर की लाइफ के बारे में, बायोग्राफी के बारे में। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे मुझे एक चीज इंपॉर्टेंटली याद आई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से हिटलर भी लड़ रहे थे, और हिटलर एक सोल्जर की तरह लड़ रहे थे। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की तरह लड़ रहे थे। हालांकि जो हिटलर थे ना, ये एक बार जख्मी हो गए और उनको हॉस्पिटल लिया गया, वो जल्दी ठीक होकर आए, फिर से लड़ा उन्होंने जंग में। लेकिन उसके बाद जब वो दूसरी बार जख्मी हो गए तो तब तक वो एडमिट रहे हॉस्पिटल में जब तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो चुका था। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, जब वो आए तो उन्होंने देखा हमें हार मिली है और प्लस वॉर रिप्रेशंस पे करने हैं 6 बिलियन यूरोज। तो उसने क्या कहा, उसने कहा अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। उसने कहा अनजस्ट ट्रीटी का मतलब होता है, उसने कहा ये जो ट्रीटी हमारे साथ हुई है बिल्कुल नाइंसाफी हमारे साथ हुई है। ठीक है, हमने क्या किया था ऐसा, ये बिल्कुल गलत है। दैट इज वाई जब इन फ्यूचर हिटलर आते हैं ना, हिटलर अपनी कंट्री को, जर्मनी को कहते हैं मैं वो सारा कुछ आपको वापस दिलाऊंगा जो हमें छीन लिया गया था उस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में, और जो हमारे ऊपर वो जो मतलब इतना सारा इकोनॉमिकली बोझ डाला गया था कि इतना आपको पे करना है, वो सारा वापस मैं आपको दिलाऊंगा। दैट्स वाई ये रीजन बन जाता है। ठीक है, ओके। तो जब अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाता है तो इससे क्या हुआ, इट लेड अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन मैन, मतलब जर्मनी में इसने एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेस डाला। या हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से मतलब गहरा असर पड़ा पूरे यूरोप पे,
देखो सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हुई। 8 मिलियन से 9 मिलियन से ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है। इकोनॉमिकली तो पैसा तो खर्च होता ही है, ठीक है। तो एक डीप इम्प्रिंट जो है यूरोप की सोसाइटी पे पड़ा। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो यूरोप के लोग थे, द सिटीजन्स वर नॉट बीइंग नाउ कंसिडर्ड एज मोर इंपॉर्टेंट, रादर सोल्जर्स वर नाउ बीइंग गिवन द इंपॉर्टेंस। अब सोल्जर्स को इंपॉर्टेंस मिल रही है। व्हाई सोल्जर्स आर बीइंग गिवन इंपॉर्टेंस? बिकॉज इट हैज बीन सीन दैट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सोल्जर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, सो दैट्स व्हाई नाउ सोल्जर्स आर बीइंग गिवन द पोजीशन अबव द सिविलियंस, ओके। एंड इट लेड अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन मैन। अब मैन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, मैन की इंपॉर्टेंस आ रही है, क्योंकि जंग में कौन लड़ने वाले हैं? मैन लड़ने वाले हैं। ये मैं आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की बात बता रहा हूं, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि मैन जो है उनको क्या रहना चाहिए? उनको एग्रेसिव होना चाहिए। मैस्कुलाइन पे फोकस किया जाने लगा, मैस्कुलाइन पे। फेमिनाइन तो बिल्कुल था ही नहीं, वुमेन्स पे तो ज्यादा जोर ही नहीं था। वैसे भी वुमेन्स को इग्नोर किया जाता था, वुमेन्स वर बीइंग इग्नोर्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव टाइम्स, बट ऑल्दो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ अब तो ज्यादा ही हम कह सकते हैं कि वुमेन्स जो हैं उनको नजरअंदाज किया जाने लगा, बिकॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टॉट व्हाट? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ? अब मैंने अभी बताया आपको, सोल्जर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी सिविलियंस के ऊपर, सिविलियंस से ज्यादा। और मीडिया जो है, हाँ याद रखेंगे आप, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसमें मीडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज को मतलब पॉपुलर बनाने के लिए। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक इंपॉर्टेंट, जब हम फैक्टर्स पढ़ते हैं ना, कॉजेज पढ़ते हैं, तो उसमें एक अलग से हमें एक कॉज पढ़ना होता है, मीडिया। तो मीडिया ने ग्लोरीफाई किया किसको? ट्रेंच लाइफ को। अब यहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज ट्रेंच लाइफ। जो सोल्जर्स लड़ रहे थे ना ट्रेंच के अंदर, तो मीडिया ने ग्लोरीफाई किया कि वो वहां पे आलीशान जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं ना, हाँ बहुत खुश है, वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं, कंफर्टेबल है। हालांकि ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो सोल्जर्स लॉन्ग पीरियड तक ट्रेंच में लड़ाई लड़ रहे थे ना, बहुत सारे सोल्जर्स देखने को मिला कि बहुत सारे सोल्जर्स उन ट्रेंच के अंदर मर गए। किस तरह से मर गए? देखो ट्रेंच जो है ना, ट्रेंच के अंदर बहुत टाइम तक जो सोल्जर्स थे वो लड़ते जा रहे थे, और उसके साथ साथ जब मौसम बीच में खराब हो जाता था तो बारिशें आ जाती थी। बारिश के आने की वजह से क्या होता था? तो पानी जमा हो जाता था, वाटर लॉगिंग्स जिसको कहते हैं। तो जहां पे वाटर लॉगिंग्स होती है वहां पे क्या होते हैं? वहां पे बैक्टीरियाज उठते हैं, वहां पे बीमारियां उठती है, ठीक है। वहां पे फिर क्या होता है? तो वहां पे बीमारियों की वजह से, डिजीज की वजह से जो वहां के सोल्जर्स थे जो उस टाइम पे लड़ रहे थे वो मर गए। सो वी कैन से दैट मीडिया जो है उन्होंने पहले ग्लोरीफाई किया था ट्रेंच लाइफ को, हालांकि वो था ही नहीं, ठीक है, ओके। नाउ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या हुआ? जो वहां का मोनार्क था, उससे पहले तो मोनार्की थी ना वहां पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले मोनार्की थी जर्मनी में। तो मोनार्क जो वहां का था वो वहां से भाग गया, और वहां पे क्या हुआ? वहां जो डेमोक्रेसी को फेवर करने वाले कुछ लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां पे पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम है वीएमआर रिपब्लिक, ठीक है। अब आप याद रखेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी के अंदर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी बन के आई, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है वीएमआर रिपब्लिक। लेकिन वीएमआर रिपब्लिक जो थी ना, ये मतलब उतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं थी, और एक नया कॉन्सेप्ट था, डेमोक्रेसी उस वक्त एक नया कॉन्सेप्ट था, और ऊपर से वॉर की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी कंट्री में। तो नई पार्टी है, नई सोच है, सोर्सेज उतने नहीं है, तो कैसे स्टेबल करेगी कंट्री को? आसान नहीं होता है, ठीक है, हाँ आसान नहीं होता है। तो so they could not survive the instabilities, whatever the instabilities were in the Germany, they were not able to stabilize that, ठीक है। तो ऊपर से क्या हुआ वहां पे? देखें, जब कोई नई पार्टी आ जाती है ना, तो उसके जो अपोजिट्स होते हैं वो भी मतलब ज्यादातर उस पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, सो दैट उसको जल्दी जल्दी गिराएं, ठीक है। तो जैसे हम मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की पार्टी है, तो उसके जो अपोजिट जो लोग हैं वो उसको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं ना। तो यहां पे अगर हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, तो जर्मनी में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म भी अब देखने को मिल रहा है। ये मैं 1914 के वॉर के बाद की बात कर रहा हूं, जब डेमोक्रेसी वहां पे बन के आई, तो उसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिकल रेडिकलिज्म भी साथ साथ देखने को मिला। अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म किसने चलाया? पॉलिटिकल रेडिकलिज्म चलाया एक पार्टी ने, एक ग्रुप ने, छोटे ग्रुप ने, जिसका नाम था स्पार्टिसिस्ट लीग। याद रखेंगे आप, स्पार्टिसिस्ट लीग। अब स्पार्टिसिस्ट लीग कौन सी पार्टी थी, कौन सा ग्रुप था? ये वही ग्रुप, ये वैसा ही एक ग्रुप था। आप लोगों ने अगर रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, आपके इससे पहले ही चैप्टर है आपका
रशियन रेवोल्यूशन, हाँ रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन में सोशलिज्म इन यूरोप, सॉरी सोशलिज्म इन यूरोप है, उसी में रशियन रेवोल्यूशन भी है। तो रशियन रेवोल्यूशन में क्या देखने को मिला था, वहां पे दो पार्टीज थे, एक पार्टी थी बोल्शविक, दूसरी पार्टी थी मेंशविक, है ना। तो जो बोल्शविक्स थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो तर्ज था, मतलब गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उनका तर्ज ये था कि उन्होंने कहा था सोवियत सिस्टम के बेस पे हमारी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये सपाटिस्ट लीग ने क्या किया, इसने वेइमार रिपब्लिक को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये वेइमार रिपब्लिक तो कोई फजूल पार्टी है, ये स्टेबल नहीं कर पा रही है कंट्री को, इनको यहां से खत्म किया जाना चाहिए। तो लेकिन उनको फिर क्या हुआ, लेटर ऑन दे वर बीइंग क्रश्ड बाय द वेइमार रिपब्लिक। हालांकि ये सपाटिस्ट लीग जो थी ये कामयाब नहीं रही, ये छोटी लीग थी, ग्रुप था, तो इनको वेइमार रिपब्लिक ने क्रश किया अपने आर्मीज के थ्रू, ठीक है। अब यहां तक तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हम असल में यहां पे पढ़ रहे हैं राइज ऑफ हिटलर, लेकिन राइज ऑफ हिटलर जल्दी समझ नहीं आएगा जब तक ना आप बेसिक पढ़ोगे, जब तक ना आप वर्ल्ड वार फर्स्ट पढ़ोगे, जब तक ना आप सीखोगे कि फिर हुआ क्या था वर्ल्ड वार। देखो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से